स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं ईवीएस के क्लास 5 की, जिसमें हम 24 से 25 चैप्टर को कवर करेंगे। हर एक चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सभी को फोटो के साथ यानी कि इमेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्लास 4th और क्लास 3rd की वीडियो ऑलरेडी मैंने लाइव स्ट्रीम कर दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसने नहीं देखा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। तो क्लास 5th का हमारा पहला चैप्टर है कि कैसे पहचाने चींटी ने दोस्तों को। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन कि कौन ऐसा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। तो ध्यान रखिएगा, उस कीड़े का नाम है रेशम का कीड़ा। जो होता है वो अपनी मादा यानी कि जो उसकी साथी होती है उसको बहुत दूर से वो पहचान सकता है। ठीक है, सूंघ करके। सेकंड क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पता है मच्छर कैसे पहचानती है कि तुम कहां हो। ठीक है, अब सुनिए, जैसे आपने सुना होगा कि आप किसी अंधेरे कमरे में मान लो बैठे हुए हो, फिर भी मच्छर आपको सूंघते हुए सुनते हुए आ जाते हैं और आपको काट लेते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? हमारे शरीर के गंध से और पैरों के तलवे तथा शरीर की गर्मी से वो पहचान लेते हैं। उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिससे वो हमें सूंघ करके पहचान लेते हैं और हमारे पास वो आ जाते हैं और काट लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के आंख किधर होते हैं। ये मैंने आपको 4th वाले लेक्चर में बता रखा है। उनके सिरों की दोनों तरफ होते हैं कौन से? पक्षियों के आंख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन ज्यादा क्यों हिलाते हैं? आपने देखा होगा इसको ज्यादा तरीके से ऐसे 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 करके हिलाते हैं, क्योंकि उनके आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। ठीक है, वो एक जगह पे स्थिर होती हैं, तो इधर उधर वो देखने के लिए, हम लोग क्या है एक तरफ सामने देख करके कहीं पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन चिड़िया क्या है, उनकी आंखें जो होती हैं एक ही जगह स्थिर होती हैं, तो वो देखने के लिए उनको अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक्षी जब अपनी आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो में सोचता हूं कि छोटी रहे ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, है ना। बोरिंग तो मैं करने नहीं देता हूं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, अगर इसमें बोरिंग लग जाए तो फिर क्या ही है। कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? स्टार लगा लो, 100% सीटेड 31 जनवरी को क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जो होता है आपके सामने चील, बाज और गिद्ध, ये क्या है? इंसानों से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वो देखते हैं काला और सफेद रंग में, जो भी जानवर रात में जगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पक्षी जब आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। वो एक चीज पे केंद्रित कर लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि चीज जो है हम देख रहे हैं वो हमसे दूर है या फिर हमसे पास है। ठीक है, देखिए आप लोग लाइव स्ट्रीम में कुछ लिख नहीं रहे, प्लीज सभी लोग लिखते रहिए। जितना ज्यादा आप लिखोगे आपको एंटरटेन होगा और आपको मजा आएगा क्लास में। ठीक है, मैं यहां नाम नहीं बोल रहा हूं, लाइव चैट ऑफ है, तो आप लोग प्लीज जब वीडियो एंड हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना हुआ करे आप पूछ लिया करिएगा। ठीक है, पक्षी एक समय पर अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, अपने सर को घुमा करके कई चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पक्षी अपनी गर्दन इसलिए ज्यादा हिलाते हैं क्योंकि उनके आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती और अपनी गर्दन को ज्यादा चीजों को देखने के लिए घुमा सकते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए कुछ बातें सांपों के बारे में जान लेते हैं। सांप के कान नहीं होते, वे कैसे सुनते हैं? आपने देखा होगा कि बीन वगैरह बजाते हैं तो इधर उधर घूमते हैं ना, वो एक वाइब्रेशन होता है। जो वाइब्रेशन, जो ध्वनि में वाइब्रेशन होता है ना, उसी के इशारे पर सांप इधर उधर घूमते हैं। देखिए लिखा हुआ है जमीन पर हुए कंपन की मदद से। ठीक है, जमीन पर चाहे वो कंपन हो, चाहे वो उनकी बीन से निकली हुई कंपन हो, वो कंपन से ही, वाइब्रेशन से ही सुन सकते हैं। ठीक है, उनके पास कान नहीं होते। नेक्स्ट है कि मछलियां खतरों की चेतावनी कैसे देती हैं? वो क्या होती हैं? बिजली तरंगों से जो अपने साथियों को ये संकेत दे देती हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि कुत्ता अपने की क्षेत्र में किसी दूसरे की पहचान उसकी मल मूत्र की गंध से करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत अगर आप कहीं पर बाइक खड़ी कर दें, आपने कहीं पर कार खड़ी कर दें, वहां पर आप देखिए कुत्ते आते हैं और वहां पर टॉयलेट करके चले जाते हैं। वो क्या है? वो रीजन इसका ये है कि वो अपनी पहचान वहां पर बनाते हैं कि मान लो नई चीज वहां पर आ गई है तो कोई अलग एरिया का कुत्ता हमारे एरिया में ना आ जाए। ठीक है, ये रीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडमान निकोबार में सुनामी 2001 में आई थी। जानवरों के अजीब विपरीत व्यवहार के कारण वहां के लोग खाली कर दिए गए थे। वहां पर सुनामी आ गई तो जो वहां के जानवर थे ना, वो बहुत घबरा से गए थे, तो लोगों पर अटैक कर रहे थे, उनका बिहेवियर अलग हो गया था, तो लोगों ने वो जगह ही खाली कर दी थी। ठीक है, चलिए
अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं अलग अलग जानवरों की कि जिराफ क्या होता है भाई। जिराफ जो है वो 2 घंटे ही सोता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गाय होती है वो 4 घंटे सोती है। ये देखो अप्रॉक्स डेटा है ये, ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं कि 4 घंटे है तो घड़ी की देखी हुई 4 घंटे ही है ना, थोड़ा बहुत 10-15 आधे घंटे आगे पीछे हो सकता है। बिल्ली क्या है भाई, 12 घंटे सोती है बिल्ली, ध्यान रखना इस चीज को। अजगर, ठीक है, सांप है, बड़ा सा जानवर होता है, तो ये 18 घंटे सोता है। स्लॉथ की अगर हम बात करते हैं, एक इमेज अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्लॉथ एक्चुअली में दिखता कैसे है। ये 18 घंटे सोता है स्लॉथ, है ना। अब एक इमेज में आपके सामने दिखा रहा हूं, आप समझिएगा अभी कि कौन सा स्लॉथ कैसा दिखता है। बाघ के बारे में कुछ जान लेते हैं। कौन सा ऐसा जानवर है जो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? तो हमसे 6 गुना देखने वाला कौन है? वो है बाघ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बाघ का गुर्राना कितनी किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अगर बाघ गरजता है, गुर्राता है, तो वो 3 किलोमीटर तक आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं बाघ के बारे में। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार का सही पता चल जाता है, ठीक है। ऐसी क्वालिटी होती है बाघों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं बाघ के बारे में। बाघ मौके अनुसार अपनी आवाज बदलते हैं और बुलाने, कराहने, गुर्राने के लिए अलग अलग तरीके से आवाजों को निकाल सकते हैं, ताकि वो अपने जो शिकारी है ना उनको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते हैं, जिससे अगर कोई बाहर का बाघ आता है तो मालूम हो जाता है। सभी जानवर का यही काम होता है, ठीक है। कुत्ता हुआ, बाघ हुआ, ये सब क्या करते हैं, ऐसे ही मलमूत्र वगैरह छोड़ते हैं, जिससे जो अलग एरिया के जानवर है ना वो उनकी एरिया में ना आ पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के बारे में। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, ठीक है। उनके जो कान होते हैं वो घूम भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा पार्क के बारे में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। घाना राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? घाना राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में। एक अलग सी मैंने वीडियो बना रखी है पार्क की, नहीं देखी आपने ऊपर, तो ऊपर यहां पर आई बटन पे आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा स्लॉथ के बारे में आपको बता रहा हूं, फिर यहां पर एक इमेज आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार आपको लगेगा। देखो स्लॉथ के बारे में जानते हैं कि कौन सा ऐसा जानवर है जो भालू की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है, वो आपका स्लॉथ होता है, ठीक है। अब मैं स्लॉथ आपको दिखाने वाला हूं कि स्लॉथ 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर करके सोता है, ठीक है। इतना वो आलसी होता है कि सीधा होना भी नहीं समझ पाता कि कैसे सीधे हो, क्या है। बहुत ही क्यूट सा जानवर होता है। इमेज आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। 17 घंटे बंदा सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। ऐसा नहीं कि कूद कूद करके बंदरों की तरह खाए, वो जिस पेड़ पे सोएगा इतना आलसी होता है कि उसी के पत्ते खाएगा, चाहे वो जैसा पेड़ हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की पत्तियां खत्म होने के बाद ही दूसरे पेड़ पर जाता है। सोचो, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा भैया तब तक खाता ही रहेगा, इतना आलसी जानवर है। फिर जाके दूसरे पेड़ पे जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरी पत्ती खा के अपना टेस्ट चेंज कर ले, ऐसा कुछ भी, बट ऐसा नहीं करता वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आपके सामने एक इमेज है, आप देख सकते हो कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा ये आपको सामने दिख रहा होगा। ये है स्लॉथ। कैसी नेल्स इसकी, इतनी बड़ी बड़ी नेल्स होती हैं, और ये एक ही पेड़ पे रहते हैं जब तक इसके पत्ते पड़े रहते हैं, ठीक है, इस पेड़ों में, ठीक है। और कितना क्यूट सा जानवर है, भालू की तरह देख रहे हो तो इसके पूरे जो है बाल वगैरह होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में मैंने लगभग जहां इंपॉर्टेंट है मैं आपको इमेज से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि कभी भी लाइफ में आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर सको। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठो तो इमेज आपके दिमाग में क्लिक हो जाए और आपके सामने ये फोटो आ जाए कि यार स्लॉथ ऐसा दिखता था, भालू जैसा कौन था, अच्छा स्लॉथ ऐसा दिखता था, फोटो मैंने देखी थी, तो ये मैंने ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, फिर भी आप लोग ऐसी वीडियोस को लाइक नहीं करते। यार एक लाइक तो बनता है यार, इस तरीके से वीडियो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। लाइक तो जरूर कर दिया करिए आप लोग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन किया करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? ये काले और सफेद रंग में देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शायद ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर 2 पे हम बढ़ गए हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 की, काफी बड़ा चैप्टर था। चैप्टर 2 की बात करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की। ये क्लास 5th की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। वो 4 तरीके के कौन कौन से हैं आप यहां पर देखो। सबसे पहला नाग होता है, दूसरा है करैत, तीसरा है अफाई और चौथा है दुबैया, ठीक है। काफी लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि जब मेरी क्लास 3rd 4th और 5th की, जब ये वाली वीडियो मेरी जब एंड हो जाएगी, आप लोग देख लेना, 1-2 दिन मुझे लगेंगे पीडीएफ को एक तरीके से इंटरचेंज करने में, अच्छे तरीके से सेट करने में। फिर आप हमारे चैनल से वहां पर ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐड हो जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ सुनते जाइए, देखते जाइए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। 4 तरीके कौन कौन से हैं? नाग, करैत, अफाई और दुबैया, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं कि सांप के कितने खोखले दांत होते हैं। ध्यान रखना है, सांप अगर मान लो कि इस तरीके से कुछ सांप होता है तो यहां पर इसके जो है 2 खोखले दांत होते हैं जो हम काट लेते हैं, और ये होता है आंसर 2 इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि सांप के काटने की दवाई जो सांप के जहर से ही बनती है उसको हम क्या कहते हैं। ध्यान रखना, उसको हम सीरम कहते हैं। जो भी सांपों की दवा होती है उसी के जहर से बनती है। उसी पर एक कहावत बनी है, जहर ही जहर को मारता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांप किसान के दोस्त कैसे होते हैं। ठीक है, देखो वे चूहे से फसल बर्बाद होने से बचाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे खेत वगैरह में चूहे जो होते हैं पूरे खेतों में चाल देते हैं, छोटा छोटा छेद बना देते हैं और बहुत पूरी फसल को वो बर्बाद कर सकते हैं ना। तो सांप क्या होते हैं, उन चूहों को खा लेते हैं, इसलिए कहा गया है कि सांप जो है वो किसान का दोस्त होता है। नेक्स्ट है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो अपना शिकार कैसे करते हैं। देखो सांप के दांत नुकीले भले होते हैं लेकिन वो उस नुकीले दांत को शिकार को मारने का काम करते हैं। वो शिकार को खाते नहीं है, वो निगल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक अभी भी काफी कम है, प्लीज सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस जरूर किया करिए यार, है ना। और नए हैं अगर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑथेंटिक वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगा। आज क्लास 5th है, फिर 6th 7th 8th इसी तरीके से डेली वीडियोज आप लोग के लिए आएंगी, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहां है सांपों के बारे में। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो दो नकीले दांत होते हैं उसके वो मारने के काम आते हैं, खाने के नहीं। नेक्स्ट है कि सांप के कान नहीं होते, वे ध्वनि के कंपन से महसूस करते हैं। ये भी बता चुका हूं आपकी, वाइब्रेशन सुनते हैं वो। कालमबेलिया सपेरों को कहा जाता है, एक प्रजाति है शायद ये। तो कालबेलिया किसको कहा जाता है, जो सपेरे होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है हमारा कि बिन तुम्बा खंजरी किस चीज से बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, बिन तुम्बा खंजरी ये बनाए जाते हैं आपकी लौकी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पे जिसका नाम है चखने से पचने तक, और ये हम क्लास 5th की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है, इसको आप स्टार बना लो। कभी कभी सेल्सियस में पूछ लेता है, कभी कभी फॉरेनहाइट में पूछ लेता है। तो हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं यहां पर, तो क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का तापमान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की कमजोरी, उल्टी, दस्त के साथ चक्कर आने पर क्या चढ़ाया जाता है। देखो अगर आपका शरीर कमजोर हो गया, आपको थकान से महसूस हो रही है, तो आपके घर में अगर कोई ग्लूकोज है, आप चाहो तो पैकेट आता है ग्लूकोज पी लो, या फिर चढ़वा लोगे तो आपकी जो शरीर की एनर्जी है ना वो बढ़ जाएगी। सिंपल समझो तो चीनी खा लोगे तब भी एनर्जी आ जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले पाचक रस की प्रकृति कैसी होती है। जो पाचक रस होते हैं यार वो एसिडिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अम्लीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहां पर होती है। तो ये एक जगह है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जिसका नाम है काला हांडी। यहां पर क्या होता है, चावल की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, और अभी हाल ही में वहां के काले चावल को जीआई टैग भी प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसने पता लगाया कि पेट के अंदर पाचक रस की प्रकृति अम्लीय होती है। अभी मैंने आपको बताया कि पेट के अंदर कैसी होती है, एसिडिक होती है, और ये पता किसने लगाया था, डॉक्टर बोमोंट ने। ठीक है, डॉक्टर बोमोंट ने इस बात का पता लगाया था। एक यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि अत्रिपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अत्रिपुरम एक गांव का नाम है जो कि आपके भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर 4 पे आ चुके हैं, और चैप्टर 4 का नाम है खाएं आम 12 महीने। ठीक है, और ये क्लास 5th की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कांच के डिब्बे को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाया जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एनी सीटेड एग्जामिनेशन। आप देख लो, ये क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इसको आप रट लो कि नमी से बचाने के लिए आपके घर में जब अचार वगैरह होता होगा तो आपकी मम्मी दादी सब रोकती हैं कि बेटा हाथ से नहीं छूना चाहिए अचार को। उसका और कोई रीजन नहीं कि आपके हाथ में गंदगी लगी है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं, रीजन नहीं है। हमारी हाथों में, हमारी बॉडी में नमी होती है, और हमारी हाथों में भी नमी होती है। जब हम उस अचार को छूते हैं तो नमी उसमें मिक्स हो जाती है, जिससे अचार के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही रीजन है कि हमको हाथ से नहीं टच करना चाहिए अचार को, और ये रीजन है कि हमको पहले उसके कांच को धूप में सुखा लेते हैं, और ये नमी को बचाने के लिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ताकि इसको आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओ, तो कभी भी नहीं भूलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को किस तरह से संरक्षण किया जाता है। तो दूध को अगर आप वैसे ही रख दोगे, कहीं से खरीद करके लाए और उसको उबाला नहीं, तो क्या होगा, फट जाता है। तो क्या हुआ, उबाल करके हम किसी भी दूध को संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनिया को किस तरह संरक्षण किया जा सकता है। तो गीले कपड़े में लपेट करके, किसी भी धनिया के पत्ते हो कोई भी हो, तो उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, सूखेगा नहीं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है कि प्याज लहसुन को किस तरह संरक्षण किया जाता है। तो देखो प्याज और लहसुन क्या होते हैं, प्याज में आप देखो कि हल्का हल्का जब उसको नमी पा जाता है वो ना, तो क्या होता है उसकी गीलापन होता है और फिर सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज लहसुन के साथ भी होती है। तो उसका करते हैं धूप में हम जब सुखा देते हैं तो उसके सारे जो नमी होती है सूख जाती है और प्याज और लहसुन बच जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि काजू को किस तरह संरक्षण किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि काजू को किस तरह संरक्षण किया जा सकता है। तो छोटे छोटे टुकड़े करके नमी में रख करके। देखो जो जो काजू होते हैं ना, कड़े काजू अच्छे नहीं होते, जो नम काजू होते हैं ना वो अच्छे माने जाते हैं। तो नमी में चावल होते हैं वो, सॉरी काजू वो अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पके चावल को कैसे संरक्षण किया जा सकता है। तो कटोरे में रखकर, कटोरे को पानी में रखकर, जो कटोरे में पहले उस चावल को रख लो, उसके बाद उस कटोरे के नीचे पानी रख दो, तो क्या होगा चावल जो होगा ठंडा रहेगा और वो खराब नहीं होगा। इस तरीके से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि आम को पूरे साल चलाने के लिए अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आम पापड़ को मामिडी भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा फल है जिससे हम मामिडी कहते हैं या फिर पापड़ बनता है, तो आप कह सकते हो जो आम पापड़ होता है उसे हम मामिडी बनाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 पे अपने, जिस चैप्टर का नाम है बीज, बीज और बीज। ठीक है, ये भी हमारे क्लास 5 का है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक लाइक बनता है। 4 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। चैनल पे नए आ गए हो, अभी भी जुड़ा है चैनल पे आपने, ऐसे अचानक आप पहुंच गए हमारे चैनल पे, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो, तो यार एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, सारे नोटिफिकेशन वीडियोज की आपको मिल जाया करेंगी। चलो क्वेश्चन हमारा कि वेल्क्रो की खोज किसने और कब की थी। जॉर्ज मेस्टल ने की थी 1948 में। अभी भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं लाइव चैट में, पढ़ पा रहा हूं कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी इसकी। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा और आप पढ़ लोगे तो आई गारंटी कि आप एग्जामिनेशन तक आते आते भूल जाओगे। मैं जो बोल रहा हूं आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये चीज अगर आप करोगे ना कभी भी आप नहीं भूलोगे, 2, 4, 10 महीने तक नहीं भूलोगे। जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पीडीएफ लोगे, पढ़ लोगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो आप प्लीज सिर्फ सुनते जाओ, पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप क्यों परेशान हो। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सिर्फ आप क्या करो मेरी आवाज को सुनो, सिर्फ वीडियोस को देखते जाओ, आप ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलो पॉइंट पढ़ते हैं कि वेल्क्रो बीजों के छोटे छोटे हुक से बना है, जिसका उपयोग क्या होता है बैग, चप्पल चिपकाने के काम में आता है। यहीं पर बात की गई थी। वेल्क्रो की खोज किसने की थी, तो ये की थी जॉर्ज मेस्टल ने, जो कि 1948 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरे मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली किस देश से आए हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भाई मूंगफली किस देश से आई है, टमाटर किस देश से आया है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका से आए हैं। कौन, ये मूंगफली और मूंगफली, हरे मिर्च और टमाटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि बंद गोभी, मटर कहां से आए हैं। यहां दो चीज लिखी हुई है, बंद गोभी और ये मटर, दो चीज है, ये कहां से आए हैं आपके एग्जाम में बनता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों यूरोप से आए हैं, मटर और बंद गोभी। ठीक है, सोयाबीन कहां से आए हैं। ध्यान रखिएगा, सोयाबीन कहां से आए हैं, चीन से आए हैं। ट्रिक कैसे याद करने की, देखो चीन के लोगों की आप आंखें देखोगे ना, छोटी छोटी आंखें होती हैं, एकदम छोटी छोटी, ऐसा लगता है कि अभी सो करके उठे हैं। तो सो करके उठने से आप याद रख सकते हो कि सोयाबीन कहां से आया है, चाइना से आया है। सोया से याद रख सकते हो सोने से, और सोने जैसी आंखें किसकी होती हैं, चाइना वालों की। तो इस तरीके से ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो कि सोयाबीन कहां से आया है, चाइना से। ठीक है, चलो भिंडी, कॉफी कहां से आई है। तो भिंडी और कॉफी कहां से आया है, ये अफ्रीका से आया है, भिंडी और कॉफी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी ट्रिक से बता दूं, देखो भिंडी क्या होता है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती, तो क्या करते हैं यार भिंडी मुझे पसंद नहीं है, फेंको फेंको। तो फेंको से क्या क्या याद रख सकते हो, फेंको से देखो अफ्रीका में क्या बन रहा है, फेंको, तो अफ्रीका से याद रख सकते हो अब क्या, भिंडी फेंको। ठीक है, कॉफी भी क्या होती है, फीकी फीकी लगती है कॉफी, अब उसमें चीनी नहीं डालोगे तो क्या होगा, काफी फीकी फीकी लगेगी, बिल्कुल। तो फीकी से क्या याद रख सकते हो, अफ्रीका। तो भिंडी और कॉफी दोनों फेंको, तो कहां से, अफ्रीका से। ठीक है, छोटा छोटा ट्रिक है यार, इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। आप बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप कभी भूलो नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर एक पेड़ की बात हम यहां पर कर रहे हैं, जो कि है शिकारी पौधे निपेथेंस की। ठीक है, कुछ जान लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पौधा है ये। निपेथेंस कहां पर पाया जाता है, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो इंटरनेशनल आपके साथ नहीं पूछेगा, इंडिया के बारे में ही पूछता है मैक्सिमम टाइम कि भारत में नेफेथेंस के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं, तो आप बताओगे मेघालय में। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई बाहर भी कहां पाए जा सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं नेफेथेंस के पौधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं नेपेथेंस के बारे में। अभी नेपेथेंस को आपको दिखा भी दूंगा इमेज के माध्यम से। नेपेथेंस का आकार लंबे घोड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती की ढक्कन लगी होती है, ठीक है। अभी ये जो मैं पढ़ रहा हूं आपको दिखाऊंगा लाइव के साथ, ठीक है। नेपेथेंस जिसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, उसमें से खुशबू भी निकलती है, जिससे क्या होता है, जब उसमें से खुशबू निकलती है तो जो कीड़े मकोड़े चूहे होते हैं ना, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, उसके मुंह के पास जाते हैं, वो क्या करता है, उसके अपने अंदर खींच लेता है और खा लेता है और ऊपर का ढक्कन बंद कर लेता है, ठीक है। इमेज दिखाता हूं अभी आपको, फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये है नेपेथेंस, ठीक है। नेपेथेंस का पौधा देख रहे हो आप, किस तरीके से ये लंबा है एकदम से। यहां पर देख सकते हो कितना लंबा है ये, ठीक है। यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। तो वो इतना लंबा है, और इसकी मुंह देख रहे हो, इस तरीके से इसकी मुंह जो होती है खुली हुई होती है, और ये ढक्कन देखो, देखो ये वाला ढक्कन आप देख रहे हो, ये जो ढक्कन है ना, ये यहां पर आते ही तुरंत, जैसे ही यहां पर कोई भी आप आसपास इसके कीड़े मकोड़े पड़े, ये ढक्कन जो है ऑटोमेटिकली यहां पर बंद हो जाते हैं। यहां से ढक्कन ये बंद हो जाते हैं। जैसे ही ये बंद होते हैं, ये इसमें फंस जाते हैं और खा लेते हैं। और कितना अट्रैक्टिव ये दिख रहा है, देख सकते हो। ये पेड़ है जिसको कहते हैं नेपेथेंस का पौधा, और ये मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी बताया, जिसकी वजह से कीड़े खींच लिए जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये पौधा उनको खा लेता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पौधा है। तो इमेज के साथ इसको भी मैंने आपको दिखा दिया, कभी भी आप नहीं भूलोगे। क्या क्या खाता है इसकी बात कर लेते हैं। नेपेथेंस जो है वो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को फंसाकर वो खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो उसमें एक बार अगर वहां पर पहुंच गए, कोई भी कीड़ा पहुंच गया, तो वो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। ऐसा पौधा है। नेपेथेंस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों को खाता है। उसके अंदर जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो वो कीड़ों को खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं, और आज हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है बूंद बूंद और दरिया दरिया, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं घड़सीसर, ठीक है। अब ये घड़सीसर है क्या, देखो ये एक तरीके का एक ताल है ना। आप इमेज जो है गूगल मैप करना, आपको दिखेगा वहां पर। तो घड़सीसर किसने बनवाया था, ये बनवाया था जैसलमेर के राजा घड़सी ने। इन्हीं के नाम पर इस ताल का नाम क्या पड़ गया, घड़सीसर, ठीक है। देखो क्या है ये घड़सीसर, क्या था अभी मैंने आपको बताया, ये 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। मैंने आपको बताया एक ताल है, तो ये 9 तालों का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं, घड़सीसर, और जैसलमेर राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान होना चाहिए। चलो आप एक पॉइंट देख लेते हैं, कुआं सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। आपके सामने एग्जाम जब आप बैठोगे एग्जाम देने, तो वहां पर कथन और निष्कर्ष में आएगा, कथन में आएगा सही और नहीं में, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है कुआं सूखने का, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट हैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले है मोटर लगाकर पानी निकालना। जब आप मोटर लगा दोगे तो नीचे से सारे पानी को खींच करके वो आपको दे देगा, तो क्या होगा, नीचे जो है पूरा सूखा पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तालाब जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वो नहीं रहे। अब लोग क्या करते हैं, तालाब वगैरह में क्या करते हैं, अब वहां पर घर बनाना स्टार्ट कर दिए। अब प्रॉपर्टी डीलिंग काम होती है, उसको पटवा करके उसमें पूरा जो है रेलिंग वगैरह लगवा करके, और क्या करते हैं, बढ़िया ईंटे से रास्ता वगैरह बना दें कि हाँ भाई ये जमीन हम बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यार अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इसलिए तालाबों को भी भर जाते हैं, तो वहां पर भी हमें सूखे का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। लोगों को देखो, शहर में जो लोग आ गए उनको कुएं वगैरह इनसे कोई प्यार वगैरह है नहीं, तो क्या करते हैं, यार इसको बंद कर दो, बच्चा ना गिर जाए, इसको ये लगवा दो, बच्चा ना गिर जाए, कहीं कोई ना गिर जाए, गाय भैंस ना गिर जाए। तो क्या करते हैं लोग, उसको सीमेंट लगवा देते हैं और एकदम ढक देते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे भी क्या होता है, वो सूख जाता है, ठीक है। ये सब रीजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट से। अल बरूनी किस देश से आया था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अल बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, किताबुल हिंद उसने लिखी थी, और उस किताबुल हिंद में उसने भारत में जो भी सांस्कृतिक विरासत है उसका उल्लेख अल बरूनी ने कर रखा है, ठीक है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि अल बरूनी भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था। मैंने अभी आपको बताया वहां की सांस्कृतिक जो भी थी उसके बारे में वो अपनी किताबों में लिखता था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो पाए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बार बार पीडीएफ की डिमांड कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे आप लोगों को समझाने में टाइम लग जाता है कि यार पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। लेकिन लाइक नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा सा मैं मूड मेरा ऑफ हो जाता है। तो प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। नए आ गए हैं, अभी भी ऐड हुए हैं आप चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, ठीक है। पढ़ते हैं कि अल बरूनी की किताब डॉक टिकट 1973 में छपी थी, जब अल बरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हो गए थे। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा तालाबों के बारे में और जानते हैं कि तालाब को मरम्मत करने का काम कौन सा संघ करती है, तो ये करती है तरुण भारत संघ। ठीक है, क्लास 3 की जब मैं लेक्चर ले रहा था वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तालाबों को मरम्मत करने का काम कौन करता है, ये कौन सी संघ करती है, तरुण भारत संघ इसका काम करती है। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर में सूखा कब पड़ा था। ठीक है, ये पड़ा था 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ गया था। कुछ पॉइंट देखते हैं कि बावड़ी, तालाब, नौला, धारा, ये सब क्या है, पानी के पुराने स्रोत हैं। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कथन के फॉर्म में आएगा, कौन सा इसमें से पानी के पुराने स्रोत का कारण नहीं है और इनमें से कोई एक नहीं होगा, तो इन सभी को आप याद रख सकिएगा, बावड़ी, तालाब, नौला और धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 चैप्टर हमने खत्म कर दिए। चैप्टर 7 पे हम आ चुके हैं जिसका नाम है पानी का प्रयोग, और ये क्लास 5 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, ये आपका मृत सागर है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप ये जानो कि अगर आप इस तालाब, अगर इस समुद्र में आप चले जाओगे तो आप कभी भी डूबोगे नहीं, ऊपर तैरते ही रहोगे, क्योंकि इसके अंदर साल्टनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पढ़ते हैं। मृत सागर में 1 लीटर पानी में कितना नमक पाया जाता है, भाई 300 ग्राम नमक पाया जाता है। अगर 1 लीटर पानी आप वहां से निकालोगे तो उसमें आपको 300 ग्राम नमक मिल जाएगा। ठीक है, मृत सागर का पानी नमकीन होने के कारण मानव इसमें आसानी से तैर सकता है। देखा मैंने आपको बताया अभी कि डूब नहीं सकता आदमी, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है और आप उसके ऊपर आराम से तैरोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की गई थी, तो ध्यान रखिए, गुजरात में 1930 में हुई थी दांडी यात्रा की शुरुआत। दांडी यात्रा गांधी जी ने कहां से और कहां तक किया था। ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुई थी, तो अहमदाबाद से समुद्र तट तक उन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दांडी मार्च का संबंध किस चीज से था, ये नमक से था। देखो, अंग्रेज क्या करते थे, हर एक चीज पे टैक्स लेते थे। ठीक है, तो गांधी जी का कहना क्या आया था, यार मेरे देश का नमक हम तुमको निकाल के दे रहे हैं और तुम टैक्स भी हम ही से ले रहे हो, तो इसी का उन्होंने विरोध किया था और इसी के लिए उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा निकाली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मच्छरों की दावत, और ये भी क्लास 5 की चीजें हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके बेल आइकन ऑन करेगा जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, चलो, क्वेश्चन है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम का, ध्यान रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, मलेरिया का लक्षण क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, तो ठंड के साथ कपकपी और बुखार अगर आपको आ रहा है तो हो सकता है, श्योर नहीं होता लेकिन हो सकता है आपको मलेरिया हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एक पेड़ है जिसका नाम है सिनकोना। ठीक है, तो सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है, उसकी छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अनीमिया रोग कैसे होता है, तो शरीर में जब हीमोग्लोबिन या फिर आप कह सकते हो आयरन या फिर लोहे की कमी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यार हमें अनीमिया हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अनीमिया में लौह की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो उसके लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां अगर आप खाते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं गारंटी ले रहा हूं कि 100% पूछेगा। ठीक है, तो गुड़ अगर आप खा रहे हो, आंवला अगर आप खा रहे हो, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप खा रहे हो, तो आपको कभी भी ब्लड की कमी नहीं होने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मलेरिया के खोज के लिए रोनाल्ड रास को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1902 में रोनाल्ड रास को मलेरिया की खोज के लिए मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर के फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, यानी मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है और चिकनगुनिया आपको मच्छरों से हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पेट की बीमारी कैसे फैलती है, ध्यान रखिएगा, मक्खियों से होती है पेट की बीमारी। अगर आपको पेट की बीमारी है तो आप मक्खियों से दूर रहें या फिर मक्खियों को घर में घुसने ना दें, उनको मारने का इंतजाम करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मच्छर के अंडे को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लार्वा कहते हैं। ठीक है, और अगर ये लार्वे को मारना है तो अगर कहीं पर आपके घरों में पानी इकट्ठा हुआ है तो वहां पर आप कोई भी तेल डाल दोगे तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो लार्वे मर जाएंगे, जिससे मच्छर जो है बड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो यहां पर भी कुछ लिखे हुए हैं कि मलेरिया यानी कि मच्छरों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपको मच्छर से बचना है तो। ठीक है, नेक्स्ट, आसपास पानी इकट्ठा जमा नहीं होने देना है, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना चाहिए और इसमें उसको सुखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, बट अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें ऑयल आप डाल सकते हो, ठीक है। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़काव करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया उसमें तेल डाल दोगे तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे लार्वे बड़े नहीं हो पाएंगे या फिर जो भी मच्छर उसमें होंगे वो मर जाएंगे, जो भी कीड़े होंगे वो भी मर जाएंगे, ठीक है। ये सारे रीजन आप कर सकते हो अपने घर में मच्छरों से बचाव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चलो, ठीक है। और ये भी क्लास 5th का है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला कौन है? भारत की पहली है, ध्यान रखिएगा, और विश्व की 5वीं महिला कौन है? बिछेंद्री पाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये उत्तराखंड के नकुरी गांव की रहने वाली हैं। कौन? ये बिछेंद्री पाल, जो भारत की पहली चढ़ने वाली है महिला है माउंट एवरेस्ट पे। बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की फतह किस तारीख को की थी? ध्यान रखिएगा 23 मई 1984 को बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, ठीक है। और भारत की पहली महिला है। बिछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया था? 1984 में इनको चुना गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1984 में इनको चुना गया था और 23 मई 1984 को ये चढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर, ठीक है। बहुत जगह आपको 8850 लिखा रहेगा, ऑप्शन में आपको 8850 या फिर 8900, यही दोनों मिलेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों कभी भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों डेटा आप याद रखिएगा, एक एनसीईआरटी का है और एक बहुत सारी किताबों में लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों डेटा आप याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सागरमाथा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट माउंट एवरेस्ट को तिब्बत का पार्ट मानते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हमेशा नेपाल का भाग माना जाता है, ठीक है, और इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है बिछेंद्री पाल के कि बिछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई थी। पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिछेंद्री पाल 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही थी, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बिछेंद्री पाल, जो कि भारत की पहली महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वो कितने मिनट तक एवरेस्ट पर टिकी रही? आपके सामने ऑप्शन आएगा 41, 42, 43, 44, तो आपको 43 मिनट पर ऑप्शन पर टिक करना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है कि चट्टानों पर चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी भी चट्टान पर चढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम, ये एक एडवेंचर है जिसको हम कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है कि पर्वतरोही सोने के स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास एक स्लीपिंग बैग होता है और सोने के लिए उसी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रुप लीडर के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है ग्रुप लीडर की। आपके एग्जाम में ग्रुप लीडर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कथन के फॉर्म में आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ग्रुप लीडर के बारे में सत्य नहीं है या फिर सत्य है? तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए, तभी आप सही ऑप्शन पर टिक कर पाओगे, ठीक है। चलिए बताते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा है या फिर कोई भी आदमी है जो कमजोर है, सामान को नहीं उठा पा रहा है, तो उसकी सामान को उठाने में मदद करना। दूसरा पॉइंट है ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद बढ़ना, यानी कि उनको डायरेक्शन देते हुए चलना कि भाई इधर चलो उधर चलो, उनके पीछे रहना, जिससे जो है उनको डायरेक्शन, वो उनमें से कोई एक भी छूट ना पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चलाना, ये भी बहुत सही, मदद करना दूसरों की। नेक्स्ट है कि रुकने के लिए जगह ढूंढना, आपकी जिम्मेदारी होगी, आप लीडर हैं उस ग्रुप के, तो किसी को रुकने के लिए आपको उनकी जगह को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सबके लिए खाना पीने के इंतजाम और बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, यह भी जिम्मेदारी होती है ग्रुप लीडर की। ऐसा नहीं कि सबसे सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लिया, किसी टूर पर उनको ले जा रहे हो, आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म है, नहीं। वो अगर बीमार पड़ रहे हैं, उनको रुकने ठहरने, उनके खाने पीने, हर चीज का इंतजाम आपको करना पड़ेगा, तो आप कहलाओगे अच्छे ग्रुप लीडर, ठीक है, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो हमने 9 चैप्टर कवर कर लिए। 10वां चैप्टर हमारा है बोलती इमारतें, ये भी क्लास 5th का है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था, ठीक है। एक किले का नाम है जिसका नाम है गोलकुंडा, और ये बनवाया था काकतीय राजवंशों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तोप का इस्तेमाल किस शासक ने सबसे पहले किया था? वो किया था औरंगजेब ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तोप किस चीज से बनता है? तो ये कांसे से बनता है। कौन सा तोप? आपके सामने ऑप्शन आएगा एग्जाम में कि जो है तोप कौन से पदार्थ से बनता है या फिर कौन से मैटर से बनता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन रहेगा तांबा, हीरा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, कांसा, लोहा, तो आपके इस पे लगाओगे कांसे पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांसे के बारे में ही। कांसा किस चीज का मिश्रण है? तांबा और टिनमा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ सीटेड एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कांसा किस चीज का मिश्रण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। आगे बढ़ते हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने
कब से कब तक शासन किया था? तो कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से लेकर के 1687 तक राज किया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहलाता है चैप्टर 11 है हमारा सुनीता अंतरिक्ष में। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में बनते हैं। ये भी हम क्लास 5 की बात करते हैं। चैप्टर 11, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1969 में इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। आपके सामने बहुत से चुटकुले भी बनते हैं कि बताओ भाई चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था, तब भी आंसर किसका होगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही आप लगाओगे, क्योंकि यार पहला कदम रखेगा तो एक ही कदम से तो उतरेगा नहीं, दूसरा कदम भी वही रखेगा, ठीक है। जब दूसरे नंबर की बात की जाएगी तो आप बताओगे जो भी दूसरा नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि महीनों से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली कौन सी महिला थी? ये सुनीता विलियम्स थी, भारतीय महिला थी ये, और जो कि 1 महीने से ज्यादा रह रही थी अंतरिक्ष में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितनी दूर स्पेसशिप में गई थी? 360 किलोमीटर पृथ्वी से, यानी एक ग्रह पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी ग्रह है, अर्थ है, यहां से ये 360 किलोमीटर आगे निकल गई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपके यहाँ से नहीं, जो है आपकी ये धरती से नहीं, ये अर्थ की ग्रह से ही 360 किलोमीटर आगे गई थी। इस चीज को भी आप नोटिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से देश भारत के सापेक्ष में एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? आपका ध्यान रखना है अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, प्रीवियस ईयर ही आया क्वेश्चन है, उल्टा हो सकता है, ये है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। क्वेश्चन है कि टूटा तारा यानी उल्का पिंड क्या कहलाता है? आंसर आपके सामने है कि ऐसा पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है या फिर आग पकड़ लेता है, उसी को क्या कहते हैं हम? उल्का पिंड, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण वहां पर तैरती हैं। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो क्या है, कोई भी चीज वहां पर फेंकोगे तो वो नीचे ना गिरेंगी, नहीं ऊपर जाएंगी, वो उसी वहीं पर तैरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुनीता विलियम्स एक हेलीकॉप्टर पायलट थी। आगे बढ़ते हैं। 11 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं, 12वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक तो सभी लोग करिएगा, लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। पढ़ते हैं चैप्टर 12 क्या है कि खत्म हो जाए तो क्लास 5 का है। देखो 5वां चैप्टर जो हमारा क्लास 5 की जो बुक है ना, उसमें चैप्टर ज्यादा है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। जितनी बड़ी वीडियो हमारी, जितनी छोटी वीडियो हमारी क्लास 3rd और 4th की थी ना, शायद उससे बड़ी वीडियो क्लास 5th की है, ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर भी बड़े हैं और पॉइंट भी इसमें बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। पेट्रोल का अभिलक्षण कौन कौन से हैं? आप देखिए, बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल, ठीक है। ये क्या है? ये पेट्रोल की पहचान है। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा चूल्हा पर खाना बनाती है और उससे कई महीनों से खांसी है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। लकड़ी से जलने वाले जो धुएं होते हैं उससे गर्दन में जमा हो गए हैं, इसीलिए क्या है, उससे खांसी आ रही है, क्योंकि वो लकड़ी से खाना बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सीएनजी से धुआं नहीं निकलता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सीएनजी खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास 5 की हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 की, बसेरा ऊंचाई पर, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। पढ़ते हैं कि सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है, किस शहर में? आप बताओगे मुंबई में। दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मुंबई से दिल्ली जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य से होकर गुजरना पड़ता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मान लो ऋषभ नाम का कोई लड़का है, वो मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो उसके रास्ते में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा, तो आप क्या बताओगे? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र पड़ता है अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लद्दाख क्या है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। मेरा एक ड्रीम है यार कि लद्दाख और लेह और लद्दाख दोनों मैं बाइक से करूं, पता नहीं ये ड्रीम कब पूरा होगा, है ना। होप फॉर द बेस्ट की जल्दी हो। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि लद्दाख के घर किस चीज के बनाए हुए होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं लद्दाख के घर, ठीक है। पॉइंट देखते हैं लद्दाख के घर के बारे में। जो लद्दाख में लकड़ी के घर ठंड से बचने के लिए बनाए जाते, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत पड़ती है लद्दाख में, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर वहां पर समझ लो कि 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास रहता है, और ठंडक वगैरह तो माइनस पता नहीं कितना चला जाता है, -30-25 चला जाता है ना, इतनी ठंडी जगह है। लेह लद्दाख सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। आपको भी बताऊं वहां पर जो है बहुत सूखा है, पेड़ पौधे वहां पर बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है।
चलो पॉइंट और देखते हैं लद्दाख के बारे में। लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, ये भी ध्यान रखना है। लेह लद्दाख में घर 2 मंजिले के होते हैं, ठीक है। आप देखिए लेह लद्दाख दूर दूर तक बर्फ से ढका पहाड़ी और सूखा रेगिस्तान है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। पॉइंट यहां पर ध्यान देने लायक है, लेह लद्दाख में 2 मंजिल के घर होते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या कौन कौन से होते हैं कि लद्दाख के घर 2 मंजिले के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। घर को मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है, ये चीज आप ध्यान रखना। क्यों चूने से क्यों पुताई की जाती है? वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है। चूना जो होता है वो गर्मी पैदा करता है, चूना कर देने से ठंड का प्रभाव घरों पर कम पड़ता है, इसलिए चूने से पुताई की जाती है और मिट्टी से भी, ठीक है। एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि घर की जो निचली मंजिल होती है ना, वहां पर जानवर और जरूरत के सामान वो रखते हैं और ऊपर के एरिया में वो लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वहां पर लगभग घर आपको 2 मंजिले के मिलेंगे। नीचे के पोर्शन अपने जानवर को रखते हैं, अपने सामानों को रखते हैं और ऊपर वो रहने का काम करते हैं, ठीक है। नीचे के मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं होती, क्योंकि वहां पर जानवर रखना होता है, सामान रखना होता है, इसलिए वहां पर कोई खिड़की भी वो नहीं बनाते हैं। घर की छत को बनाने में मोटे तने का वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहां पर पत्थर वगैरह ईंट का इस्तेमाल नहीं करते, मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि घर की दीवारें मोटी मोटी होती हैं तथा लकड़ी के फर्श, लकड़ी की छत ठंड से बचाव के लिए बनाए जाते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। क्यों मोटी फर्शें बनाई जाती हैं? ताकि ठंडी का प्रभाव उनके घरों में कम पड़ सके। एक इमेज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आप यहां पर देखिए किस तरीके से, देखो यहां पर ये उसके छप्पर वगैरह का इस्तेमाल किया इन्होंने, कांटों की लकड़ी वगैरह लगा रखी है, ठीक है। और यहां पर ये जो आप मंजिला देख सकते हो, नीचे आप देख सकते हो यहां से दूसरा मंजिला स्टार्ट हुआ है, यहां वाला पोर्शन इतना, ठीक है। यहां पर नीचे देख रहे हो, यहां पर कुछ भी नहीं है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं इस घरों में और ऊपर एक खिड़की बना रखे हैं, ठीक है। देख रहे हो कितनी खिड़कियां, 3-4 खिड़कियां ऊपर के साइड इनकी बनी हुई हैं, लेकिन नीचे कोई भी नहीं है। ये नीचे घर होते हैं और यहां पर वो सामान रखते हैं और जानवरों को बांधते हैं। ये है आपका लद्दाख के घर, इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और पॉइंट जानते हैं कि चांगपा जनजाति कहां पर पाई जाती है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेह लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, चांगपा जनजाति अपने टेंट को क्या कहते हैं? एक टेंट वो लगाते हैं, जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं अपने एक टेंट में रहते हैं। पूछ रहा है उस टेंट को क्या कहते हैं? उस टेंट का नाम है रेबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चांगपा जनजाति 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चांगपा जनजाति खास तौर पर बकरियां पालती हैं जिससे ऊन बनाए जाते हैं। देखो वहां पर क्या है, ठंड बहुत पड़ती है तो वहां पर लोग बकरी, भेड़ यही सब पालते हैं ताकि उनकी जो खाल होती है, उनके जो बाल होते हैं, उससे वो ऊन बनाते हैं और उनको बहुत ठंडक से राहत मिलती है। और उसी ऊन को काट के कभी तो उसी पे वो बिस्तर बना लेते हैं, सोते हैं उसी पे, जिससे उनको बहुत राहत मिलती है। वो टेम्परेचर बहुत लो होता है वहां के लोगों का। आगे बढ़ते हैं कि ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं। पत्थरों और लकड़ियों से बने घर को चांगपा लोग लेखा कहते हैं। वहां पे जो जो भी घर बने होते हैं, चाहे वो पत्थर से बने हों या फिर लकड़ियों से बने हों, वहां के लोग उसको क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। इस चीज को, लेखा को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक शॉल की बात कर लेते हैं, पश्मीना शॉल जिसका नाम है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब एक इमेज आपको मैं दिखाऊंगा पश्मीना शॉल की कि वो आखिर में एक्चुअली में दिखता क्यों है, क्यों खास है वो शॉल। पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर गर्मी देता है? देखो 6 स्वेटर के बराबर। जितनी आप 6 स्वेटर पहन लो और उतना आप एक सिर्फ पश्मीना शॉल ओढ़ लो, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी देता है। नेक्स्ट है कि पश्मीना शॉल को बनाने में कितना घंटा लगता है? भाई 250 घंटे। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो अभी आगे पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हाथ से बनाई जाती होंगी तभी 250 घंटे लग रहे हैं, वरना मशीन से बनाई जाती तो मुझे लगता है कि 2.5 घंटे मैक्सिमम होते, अगर 250 से कंपेयर किया जाए तो, है ना। 250 घंटे लग रहे हैं तो हाथ से ही बनाए जा रहे हैं। ये देखो, ये जो शॉल आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, इमेज आपके सामने है, ये है पश्मीना शॉल, है ना। एक इमेज में यहाँ आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये है आपकी पश्मीना शॉल। कुछ इस तरीके से होती है जो कि 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी देती है, ठीक है। तो इसको भी मैंने आपके सामने इमेज के साथ शो कर दिया। कभी भी लाइफ में आई गारंटी नहीं भूलोगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो अभी भी मैंने बताया था कि पश्मीना शॉल की बुनाई हाथों से की जाती, तभी यार इतना टाइम लग रहा है। 250 घंटे मजाक नहीं है ना। पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरियों की एक खास तौर पर नस्ल से बनाई जाती है। एक बकरियां होती है जो कि पहाड़ों पे रहती हैं, उसी की खाल से बनाई जाती है पश्मीना शॉल, ठीक है। पश्मीना बकरियां 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट ये बकरियां हैं, तभी तो ये खाल, जो ये शॉल है बनाई जा रही है उनकी उससे, खाल से, क्योंकि ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर, आप 5000 मीटर की ऊंचाई पर चलोगे, आपकी सांस जो है फूलने लगेगी, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, सर दर्द करने लगेगा इतनी ऊंचाई पर जाने पर, है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ सर्दियों के तापमान, मैंने अभी अभी आपको बताया कि लेह लद्दाख वगैरह में क्या है कि यार नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर 2-3 डिग्री रहता है। मैं जा चुका हूँ लेह लद्दाख, बट बाइक से मैंने कभी लेह लद्दाख नहीं किया। मेरा वही ड्रीम है कि मैं लेह लद्दाख बाइक से करूँ, वो चीज़ मैंने अभी तक नहीं की है। लेकिन वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री रहता है और -40 डिग्री तक चला जाता है। इसका अगर मैं ठंडक में बात करता हूँ, सर्दियों में बात करता हूँ, तो इतनी ठंडक वहाँ पर पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउस बोट कहाँ पर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर में जो एक प्रकार का घर होता है ना, उसी को हाउस बोट कहते हैं। एक इमेज अभी आपको सामने में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा हाउस बोट एक्चुअली में दिखता कैसे है। देखो, हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है? लगभग 80 फुट के आसपास जो हाउस बोट होता है उसकी लंबाई होती है। ठीक है, देखो एक इमेज आपके सामने है, ये है आपका हाउस बोट। कितना लंबा है यहाँ पर देख, लगभग ये 80 फीट का हाउस बोट है। यहाँ पर लोग रहते हैं, खाना पीना सोना सब कुछ काम इसी हाउस बोट पर होता है। और आप देख सकते हो ये नदी में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हाउस बोट नाम है तो ऊपर रख करके कहीं पर रखा, ये पानी में ही घर बनाए जाते हैं, नाव की तरह ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है जब धरती कांपे। ये भी हम क्लास 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कच्छ, भुज, अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 2001 में कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रेक्टर स्केल से नापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास 5 की बात करते हैं, चैप्टर 15 की बात करते हैं। नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15। 15 चैप्टर हमके आसपास आ चुके हैं यार, तो एक लाइक बटन कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, चलिए उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्हीं के द्वारा उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी लिखी गई है। नेक्स्ट है कि दिल की धड़कन को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हम दिल की धड़कन को सुनने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनने के लिए कह सकते हो या फिर मापने के लिए कह सकते हो। नेक्स्ट है कि क्लास 5 की हम फिर से बात कर रहे हैं, चैप्टर 17, जो कि नाम है हमारा फांदली दीवार। इस चैप्टर का नाम है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विक्टोरिया टर्मिनस एक रेलवे स्टेशन का नाम है, ये भारत में कहां पर पड़ता है? तो आप बताओगे मुंबई में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चू खान प्लेग्राउंड कहां पर है? तो बच्चू खान जो प्लेग्राउंड है आपका, खेल का मैदान है, ये आपका मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चू खान के बारे में कि बच्चू खान प्लेग्राउंड किसके नाम पर बनाया गया है? तो मुस्तफा खान के नाम पर बच्चू खान प्लेग्राउंड आपका बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लास 5 की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 19 है हमारा किसानों की कहानी बीज की जुबानी। ठीक है, अभी भी काफी लोग इसका कमेंट पीडीएफ कर रहे हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। कैसे मिलेगी वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो पुराने जमाने में बीजों को भंडारण के लिए लौकी को सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे। इस पॉइंट आपको कुछ बता रहा हूं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, कुछ पॉइंट आपको सामने कवर कर रहा हूं, इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उधियों गुजरात की एक पकवान है, जिसे वहां के लोग दही मक्खन बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं। एक पकवान है ऊंधियो, जो कि गुजरात के लोग खाते हैं, और इसको लोग दही मक्खन बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं। ठीक है, क्रोटोन एक ऐसा पौधा है जो फसलों के साथ बोया जाता है। एक पौधे का नाम है क्रोटोन, जो कि पौधों के साथ बोया जाता है। नेक्स्ट है क्रोटोन की जड़ अधिक जमीन के अंदर नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, क्रोटोन एक पौधा जरूर है जो कि पौधों के साथ बोया जाता है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती है बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्रोटॉन के पौधे जब मुरझाने लगते हैं तो वो उससे पानी की जरूरत होती है। ध्यान, तो कोई भी पौधा होगा अगर वो मुरझा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी हो रही है। लेकिन क्रोटॉन का जो पौधा है अगर वो सूख रहा है तो उसके अंदर पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, केचुआ जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन जो होती है वो पोली हो जाती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि आजकल फसलों पर कीड़े लग जाते हैं, उसका रीजन क्या है? लोग तरह तरह की केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है उनको कीड़ों को दूर किया जा सके। बहुत सारे महंगे महंगे खाद डालते हैं। यही रीजन है कि महंगे खाद के उपयोग से क्या होते हैं, आजकल की जो फसलें हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही फसल को बार बार उगाने से जमीन क्या हो जाती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीटेड एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर हम एक ही फसल को एक ही जमीन पे बार बार बो रहे हैं तो क्या होती है, वो जमीन बंजर हो जाती है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, जो फर्टिलिटी है उस जमीन की वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 20, इसका नाम है किसके जंगल। ये भी हम क्लास 5 की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ का चैप्टर है। ये कुडुक्कू कहाँ के लोगों की भाषा है, कई बार आपको बता चुका हूँ, ये झारखंड लोगों की भाषा है। ये बहुत ही प्यारी भाषा है, अगर आपको सुननी है यूट्यूब पे डालिएगा कुडुक्कू लैंग्वेज और आराम से आप सुन सकते हैं। ठीक है, कुडुक्कू भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तोरांग कहते हैं कुडुक्कू भाषा में जंगलों को। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जो 25 साल से रह रहे जंगल में व्यक्ति को जंगल की चीजों पर अधिकार देता है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, इस बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसका आंसर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 25 साल से ज्यादा जंगलों में रह रहा है उसके आसपास की जो एरिया होती है उसका उस पर कब्जा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक टिन जमीन क्या है, क्वेश्चन है। तो आंसर इसका कि एक टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। ध्यान रखना है कि जो भी एक टिन बीज की होती है जितना भी उसमें बोया जाता है उतनी जमीन एक टिन बीज कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है झूम खेती के बारे में, आपके सीटेट एग्जाम में बहुत बार हर लगभग पूछा जा सकता है। तो झूम खेती कहाँ के लोग करते हैं, ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बनता है। ध्यान रखिएगा, मिजोरम के लोग क्या होते हैं, झूम खेती करना पसंद करते हैं। ठीक है, झूम खेती होती क्या है अभी आगे आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती में फसल काटने के बाद कुछ साल तक जमीन को छोड़ देते हैं। जो भी खेती हम झूम खेती कहलाती है वो कहलाती है जिससे मान लो कि एक फसल हमने काटी तो उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दी जाती है, उसी खेती को झूम खेती कहा जाता है। इस जगह जो जंगल या बांस उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। आपने देखा होगा पराली जलाने का काम है ना, तो जब भी कोई धान गेहूं कुछ भी जो नीचे से थोड़ा सा पोर्शन बच जाता है, ठीक है, चाहे वो सरसों बोए हों, तो उसको वो जला इसलिए देते हैं, वो सोचते हैं कि इससे फर्टिलिटी जो होती है वो उसकी खेत की वो बढ़ जाएगी। जो राख बन जाता है वो राख क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है और फसल उगने में बहुत मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके बाद मिट्टी को हल्का खोदकर बीज छिड़क देते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास या पौधे को उखाड़ नहीं देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झूम खेती को श्रीलंका में चेन हिंदेसिका और लंदन में रोशिका में मिलापा कहते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखना है। झूम खेती को श्रीलंका में क्या कहते हैं, चेना हिंदेसिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और रोडोशिया में मिल्पा कहते हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, हर जगह रख दिए जाते हैं। अपने इंडिया में झूम खेती है। चेराव नाच मिजोरम में होता है, ये भी ध्यान रखना है। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक नाच का प्रकार है जो कि है चेराव, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे मिजोरम के लोगों के द्वारा चेराव नाच किया जाता है। ठीक है, लाइक अभी भी बहुत कम है, प्लीज सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस जरूर किया करिए यार, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 21 और इस चैप्टर का नाम है किसकी झलक किसकी छाप। ये क्लास 5 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुवांशिकी की खोज किसने की थी, बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा, मेंडल के द्वारा की गई थी क्या, अनुवांशिकी की खोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोलियो बीमारी किससे फैलती है, ध्यान रखना है, जीवाणु से फैलती है पोलियो की बीमारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐसी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है और मसालेदार कढ़ाई के साथ खाई जाती है वो होती है आपकी पूरन पोली। ठीक है, पूरन पोली को जो वो रोटी होती है जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है यही होती है हमारी पूरन पोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और पॉइंट है कि गन्ने के फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने बताया मेंडल कौन थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जितने चैप्टर थे खत्म हो चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ थीम बता रहा हूं, कौन कौन से ईवीएस में पॉजिटिव चीजें होती हैं, कौन कौन से नेगेटिव चीजें होती हैं जो आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईवीएस के टोटल 6 थीम्स होते हैं। अब वो 6 थीम कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका भोजन होता है। ठीक है, दूसरा आपके सामने है आश्रय या फिर आवास या फिर रहने का स्थान। तीसरा पॉइंट होता है आपके सामने पानी। चौथा पॉइंट आपके सामने होता है यात्रा और पांचवा पॉइंट है आपके सामने परिवार और मित्र और छठवां चीजें जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके ईवीएस के 6 थीम हैं। इस 6 थीमों को आपको ध्यान रखना है, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, परिवार और मित्र और चीजें जो हम बनाते हैं, ये 6 थीम हो गई। आगे बढ़ते हैं।
कुछ राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? ये आपका हैली नेशनल पार्क कहलाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? यह है आपका नागा अर्जुन सागर बांध, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। भारत की बात करते हैं, बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं। यहां पर बात की थी हमने सबसे ऊपर वाले पे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये नागा अर्जुन सागर, लेकिन सबसे पहले की बात करेंगे तो ये सरिस्का, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दांचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। राष्ट्रीय पार्क के बारे में हर एक पॉइंट को मैंने इमेज के साथ समझा रखा है। ठीक है, बार बार आपसे कह रहा हूं, यहां ऊपर आई बटन पे होगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है इमेज के साथ। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? ध्यान रखिएगा, असम में पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? यह भी ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक में पाया जाता है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलो अब कुछ टैग वर्ड की तरफ हम ध्यान देते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। कुछ हम नेगेटिव वर्ड्स को देखेंगे, कुछ पॉजिटिव वर्ड को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, देखो जो भी नेगेटिव टैग वर्ड आपको बता रहा हूं ना, जब भी आपके क्वेश्चन में पूछे गए निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, तो आपको नेगेटिव की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, सही की तरफ नहीं, पूछेगा कौन सा नहीं हो सकता तो आपको नेगेटिव ध्यान रखना है। जैसे ही मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं नेगेटिव वाले, आपको ऑप्शन में दिखते हैं तो आप ऑप्शन को सीधा कट कर दो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब कौन कौन से वो नेगेटिव वर्ड हैं। सबसे पहला आपका कौन सा है? केवल, मात्र, सिर्फ। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। कोई भी ऑप्शन में आपको दिखते हैं आप उसको तुरंत गलत काट दो। ठीक है, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, कहीं पर भी रटने की बात कोई कह दे कि बच्चे को रटाना चाहिए, बच्चे को रट करके पढ़ाना चाहिए, तो ये चीजें भी गलत होती हैं, ये भी हमेशा आप गलत माना करो। ठीक है, नेक्स्ट है कि दंड, सजा, समस्या, बोझ, हमेशा कभी भी बच्चों को मारने पीटने, उन पर बोझ डालने की बात की जाएगी तो भी आप कहोगे ये नेगेटिव वर्ड्स हैं और इनको आप गलत कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हतोत्साहित, उनको इनकरेज करना, उनको बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित ना करना, हतोत्साहित कर देना। अगर ऐसी पॉइंट भी आपके इमेज में दिखाई देती है तो आप इसको भी गलत कर देना। बच्चे को डीमोटिवेट करने का काम कभी नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है निष्क्रिय। एक पॉइंट है क्या? निष्क्रिय पॉइंट है, और आपको यह भी ध्यान रखना है जहां पर निष्क्रिय दिख जाए वो भी आपको गलत कर देना है। ठीक है, रोजगार, व्यवसायिक, ग्रेड की शिक्षा जैसी हो तुरंत आपको कट कर देना है, क्योंकि हमेशा कभी भी रोजगार के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, कभी व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नंबर पाने के लिए, कभी पास होने के लिए, कभी ग्रेड पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये जैसे ही पॉइंट आपको दिखते हैं किसी भी ऑप्शन पे आप गलत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावली, जो भी आपको दिख जाती है तुरंत आप उसको गलत कर देना। नेक्स्ट है सीमित, है ना, ज्ञान कभी भी सीमित नहीं होता। जैसे ही सीमित वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में दिखता है इसको भी आप गलत कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कभी भी शिक्षा पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, हमेशा बाल केंद्रित होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जहां पर भी पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित आता है तुरंत आप इसको गलत कर देना किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है खाली स्लेट, कोरी पट्टियां, जैसे ही ये सब चीजें आती हैं इन सभी को आप गलत कर देना। तो जितने नेगेटिव वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं रट लेना, बहुत काम आएंगे आपको एग्जाम में। ऑप्शन जैसे बड़े बड़े होते हैं तो इन सभी नेगेटिव वर्ड्स जब आपके दिमाग में रहेंगे, जैसे ही नेगेटिव वर्ड्स आपके ऑप्शन में दिखे आपने तुरंत उसको कट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी देख लेते हैं कि जहां पर ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं अगर ये दिख जाएंगे तो इनको तो आपको सही करना ही करना है। जैसे दिख जाए तुरंत मान लो सही है। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे सर्वांगीण विकास। ठीक है, हर एक चीज की विकास करने की बात की जाएगी तो हमेशा सही होगा। करके सीखने की बात जहां पर भी आएगी आप कहोगे हाँ बच्चे को क्या होगा, उसको करना चाहिए हमेशा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग हमेशा कंसेप्ट, इस चीज को ध्यान रखना है हमको। ठीक है, बच्चे को करके सीखना है, रटाना नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमेशा सही होगा। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, हमेशा उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए बच्चों को। जैसे ही प्रोत्साहन जैसा कोई शब्द आपके सामने आता है हमेशा उसको आप सही मानोगे। ठीक है, एक वर्ड है जिज्ञासा। ठीक है, बच्चा
आपको अगर कोई भी चीज जानने की इच्छा हो रही है तो उसको हमेशा बताएंगे। इसका मतलब उसके अंदर ये अच्छी आदत है, उसको ऐसा नहीं कि आपको बोझ लग रहा है, उसके अंदर उस चीज की जिज्ञासा है, उसको जानने की इच्छा है। तो जैसे ही जिज्ञासा वर्ड आपके सामने आता है उसको आप सही मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका संसाधन। जहां पर भी आपको संसाधन आपको ऑप्शन में दिख जाता है, इसको भी आपको सही करते हुए चलना है। अभी भी मैंने आपको बताया था बाल केंद्रित हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होता है। जहां पर भी आपको दिखे कि शिक्षा बाल केंद्रित है, बिल्कुल वो सही बात लिखी गई है, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन से जोड़ना। किसी भी बच्चे के, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, हर एक चीज को इमेज के साथ बताने की कोशिश की, आपके रियल लाइफ से आपको समझाने की कोशिश की, उससे रिलेट करके समझाया। ये एक पॉजिटिव तरीका होता है पढ़ाने का, वही चीज मैंने भी इस्तेमाल किया और ये पॉजिटिव वे है। तो जहां पर भी आपको वास्तविक जीवन से जुड़ने जैसी बात आएगी, आप उसको सही करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक वातावरण की जो भी बात आएगी तो वो हमेशा सही होगा। सरकार के बारे में कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए नेगेटिव वर्ड्स की तरफ आते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक जहां बात आएगी आप उसको सही मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक कुशलता। तो बच्चे का नेचर अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो जहां पर भी व्यवहार की बात आएगी हमेशा वो पॉजिटिव टैग की तरफ इंडिकेट करता है, तो ये भी हमेशा सही माना जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स की बात हो गई, पॉजिटिव वर्ड्स की बात हो गई, हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की हमने बात कर ली है, तो तीनों क्लासों की बात कर ली है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो यार लाइक बटन प्रेस करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। सुषमा पूछ रहे हैं कि सर क्या क्लास आपकी डेली होती है? सुषमा डेली क्लास नहीं होती है, क्योंकि ऐसी हो पाती है कि मैं अकेले हर एक काम करता हूं, तो जब मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं क्लास को लाइव करता हूं। बट इसकी मैं जानकारी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। हमेशा वहां सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक लगातार क्विज होती है, ईवीएस, सीडीपी, संस्कृत, इंग्लिश, हर एक चीज की, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep smiling, stay home, stay safe.